So hello and welcome to my YouTube channel धवल शर्मा व्लॉग्स एंड आई होप यू गाइस आर डूइंग गुड। तो आज संडे और टाइम हो गया है 11:50 और मैं आ गया हूँ आपके लिए एक और नया व्लॉग लेके। और ये जो व्लॉग रहने वाला ना, ये काफ़ी ज़्यादा स्पेशल, एक्साइटिंग और मज़ेदार रहने वाला है। स्पेशल इसीलिए क्योंकि जिस बाइक के बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूँ, जो बाइक मैं आपको बताने वाला हूँ, ये एक लेजेंडरी बाइक है। और इस बाइक ने ना एक लेगेसी मेंटेन करके रखी है इंडिया में, स्पेशली कंप्यूटर सेगमेंट में। और इस लेगेसी को मेंटेन करने के लिए बहुत सारे रीज़न है, बहुत सारे फैक्टर्स है। और इन्हीं सारे रीज़न और फैक्टर के बारे में मैं आपसे बात करूंगा इसी व्लॉग में। आपको बस करना क्या है, आपको बने रहना है इस व्लॉग में, एंड तक देखना है। आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है और आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगने भी वाला है। और मैं आ गया हूँ अपनी उसी जगह पे जहाँ पे मैं हमेशा अपने व्लॉग शूट करता हूँ, एकदम पीसफुल तरीके से। तो ये जो व्लॉग है ना, मैं एक्चुअली लास्ट वीक शूट करने वाला था मंडे को। संडे मंडे मेरा वीक ऑफ रहता है। संडे मैं थोड़ा काम से बिजी हो गया था। फिर मंडे को मैं घर से बाहर निकला भी था, लेकिन बारिश इतनी ज़ोर से हो गई कि मैं पूरा भीग गया, जिसकी वजह से मैं व्लॉग नहीं बना पाया। फिर ट्यूसडे को मैं किसी रीज़न की वजह से ऑफिस नहीं जा पाया, तो उसी सेम रीज़न की वजह से व्लॉग भी नहीं बना पाया। वेंसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे मेरा ऑफिस था। कल मैंने ट्राई किया था कि मैं निकलूँ, व्लॉग बनाऊँ, आपको बताऊँ कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ, बट कल भी वो पॉसिबल हो नहीं पाया। बट अभी फाइनली मैं आ गया हूँ और आपके लिए एक व्लॉग तो बनता ही है बॉस। और कल एक बहुत ही एक्साइटिंग चीज़ हुई मेरे साथ में, और मैं सच में बहुत ज़्यादा खुश हूँ उस चीज़ को लेके, और मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा भी आया। एक्चुअली मैं अपनी सोसाइटी की लॉबी में था। मैं इसी ब्लॉग की तैयारी कर रहा था, तो मुझे कुछ ट्राईपॉड वो सब मैं अपने फ्रेंड से लेने गया था। तो नीचे रिसेप्शन में दो लड़के बैठे थे, तो उनमें से एक लड़का मेरी सोसाइटी में रहता है और जो दूसरा लड़का है वो उसका फ्रेंड था। तो ये एकदम अनएक्सपेक्टेड था। मुझे सच में नहीं पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है। तो मैं सिक्योरिटी से बात कर रहा हूँ, अपना हेलमेट चेकआउट कर रहा हूँ। मैं उतने में जो हम लोग की सोसाइटी में जो बंदा रहता है, उसका दोस्त आया मेरे पास, मुझे अपना फ़ोन दिखाता है और मुझे बोलता है कि ये आप हो क्या वीडियो में, और ये आपका व्लॉग है क्या? मैंने बोला हाँ, ये मेरा व्लॉग है। तो बोलता है मैं आपका सब्सक्राइबर हूँ और मैं आपके सारे वीडियोस देखता हूँ, और आपका मतलब जो वीडियो है वो बहुत अच्छा है। मैं उस चीज़ को सुनकर ना बहुत खुश हो गया। मुझे इतना अच्छा लगा ना कि चलो यार, मतलब भले ही एक बंदा आके बोल रहा है ना और वो अप्रिशिएट कर रहा है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं और मोटिवेट हो गया और उसने मेरे साथ सेल्फी ली, तो मुझे और ज़्यादा अच्छा लगा। क्योंकि मैं जब दूसरे व्लॉगर्स को देखता हूँ, मैं जिनको देख के सीखा मैंने और जितना भी खुद समझा मैंने, अब जब खुद मैं इस चीज़ सिचुएशन में आया कि सामने वाला मेरे से आके सेल्फी ले रहा, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। और थैंक यू सो मच, जो मेरा लास्ट वीडियो था उसमें बहुत अच्छा रिस्पांस आया। और जिससे भी मैं मिला, जिससे भी मैंने बात की, उन सबको वो वीडियो बहुत अच्छा लगा। तो अभी ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए अपन वीडियो स्टार्ट करते हैं, तो आप बने रहिए। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, आई प्रेजेंट टू यू द हीरो होंडा स्प्लेंडर, द माइटी हीरो होंडा स्प्लेंडर, जिसने आज तक एक पोजीशन मेंटेन कर रखी है। और इस पोजीशन को आज तक कोई हिला नहीं पाया, और ये बन गई इंडिया की द मोस्ट सेलिंग 100 सीसी कंप्यूटर बाइक एवर। और इस बाइक की जितनी बात करूँ ना उतनी कम है। बट आगे बढ़ने से पहले, इस वीडियो में आगे मैं आपसे बात करूँ, कुछ बताऊँ, उसके पहले एक बैकग्राउंड चेक ले लेते हैं कि ये सब की शुरुआत कहाँ से हुई है। तो 60s और 70s का एक एरा हुआ करता था, जिसमें बाइकिंग कल्चर इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं था, बाइक्स इतनी ज़्यादा ट्रेंड में नहीं थी। बट ऐसा नहीं था कि इंडिया में टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर अवेलेबल नहीं थे। रॉयल एनफील्ड, जावा जैसे ब्रांच ऑलरेडी एग्जिस्ट करते थे। रॉयल एनफील्ड ने अपनी सबसे पहली बाइक निकाली थी 1955 में। उसके ठीक 5 साल बाद जावा ने अपनी बाइक निकाली 1960 में। और इसी दौरान एक स्कूटर भी लॉन्च हुई थी जिसका नाम था लमरेटा। तो ये तीनों ही ब्रांड्स ऑलरेडी इंडिया में थे, चल रहे थे। बट बहुत से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से लोग इन बाइक्स को अडाप्ट नहीं कर पा रहे थे, इन्हें ले नहीं पा रहे थे। तो हम उसी फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला फैक्टर था अफोर्डेबिलिटी का। तो उस जमाने में, उस जमाने के इन्फ्लेशन रेट के हिसाब से जो बाइक का प्राइस हुआ करता था, वो काफ़ी ज़्यादा था, जिसकी वजह से लोग उसे अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। थोड़े ही जो परसेंटेज के जो लोग थे वही उसे लेते थे और यूज़ करते थे। क्योंकि अगर उस ज़माने की अगर मैं बात करूँ, तो 15 से 20 हज़ार रुपया भी बहुत ज़्यादा हुआ करता था। दूसरा इसका रीज़न था मेंटेनेंस का। क्योंकि उस ज़माने में भी रॉयल एनफील्ड और जावा 350 सीसी और 250 सीसी सेगमेंट की ही बाइक बनाते थे। तो जस्ट इमेजिन, एक बड़ा इंजन, उसको मेंटेन करना तो बहुत बड़ा टास्क था। क्योंकि उस ज़माने में
टेक्नीशियन की कमी थी, वैसे टूल्स की कमी थी, जिसके हिसाब से लोगों को लगा कि अगर ले लेंगे तो उसको मेंटेन कैसे करेंगे। तीसरा फैक्टर था यूजिबिलिटी का। तो अफोर्डेबिलिटी, मेंटेनेंस ने ये दोनों का एक कॉम्बिनेशन बनाया, यूजिबिलिटी। क्या हो गया कि लोगों को लगा कि हम अफोर्ड नहीं कर पा रहे, मेंटेनेंस नहीं कर पा रहे, तो उसका यूज क्या होगा फिर। तो बहुत से लोग क्या करते थे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ट्रैवल करते थे, बस, ट्रेन, टैक्सी, और थोड़े बहुत लोग साइकिल से भी ट्रैवल करते थे। उस जमाने में साइकिल होना भी एक बहुत बड़ी बात हुआ करती थी, और थोड़े बहुत जो लोग थे वो चलते थे पैदल। तो इस तरह से 60s और 70s का जो एक एरा था वो चले गया। फिर आया 80s का जमाना। 80s के ज़माने में लोगों को लगा कि एक खुद का व्हीकल होना चाहिए ट्रैवल करने के लिए, क्योंकि एक कन्वीनियंस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट तो होना ज़रूरी है। सबको लगता है, मुझे भी लगता है कि मैं कहीं भी जाऊँ तो पॉइंट टू पॉइंट सर्विस मिले मुझे, मैं एक जगह से निकल के दूसरी जगह एकदम आराम से चले जाऊँ। तो उस ज़माने में दो बड़ी कंपनी का कोलैबोरेशन हुआ, होंडा और हीरो साइकिल्स का। ये दोनों ने मिलके एक कंपनी फॉर्म करी जिसका नाम रखा गया हीरो होंडा मोटरसाइकिल्स। और 1984 में इन्होंने एक बाइक लॉन्च करी जिसका नाम रखा गया हीरो होंडा CD 100। तो ये जो बाइक थी, ये बाइक को उस जमाने के यूथ के हिसाब से बनाया गया था। उनका जो थॉट प्रोसेस है, उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स है, उनको क्या चीज़ों की ज़रूरत है, उन चीज़ों को दिमाग में रखते हुए वो बाइक लॉन्च करी गई थी। बड़ा ही बेसिक सा इंजन था, 100 सीसी का एक कूल सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक इंजन। ऐसा नहीं था कि हीरो होंडा ने या हीरो होंडा ऐसी पहली कंपनी बनी जिसने 4 स्ट्रोक इंजन लॉन्च किया था। रॉयल एनफील्ड ने बहुत पहले ये कमाल करके दिखा दिया था, 4 स्ट्रोक इंजन लॉन्च करके। और बेसिक डिज़ाइन, बेसिक एलिमेंट्स थे उसके अंदर, रेक्टेंगुलर हेडलाइट थी, और बड़ा ही सिंपल सा मैकेनिज्म था शार्प एजेस के साथ में। तो उस बाइक की जो यूएसपी रही वो था उसका माइलेज। वो बाइक 1 लीटर में 85 टू 90 किलोमीटर्स का माइलेज देती थी, जो कि बहुत ही बड़ी बात है। और उसमें आता था एक 10 लीटर्स का फ्यूल टैंक। तो जस्ट इमेजिन एक 10 लीटर्स का फ्यूल टैंक जिसमें आप फ्यूल टॉपअप कर रहे हो और आप बस चलते जा रहे हो। और उस बाइक का, उस ब्रांड का एक टैगलाइन बन गया, फिल इट, शट इट एंड फॉरगेट इट। और बाइक ने उसी तरह परफॉर्म किया। और दूसरा उसका था फैक्टर प्राइसिंग। वो जो प्राइस में थी वो अफोर्डेबल प्राइस में आने लगी, तो हर कोई उसे ले सकता था। बट हीरो होंडा के आगे सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग था उसका कॉम्पिटिटर, जो था यामाहा। क्योंकि लेट 70s में यामाहा ने एक बाइक लॉन्च करी जिसका नाम रखा गया RD 350, जो कि हम राजदूत 350 के नाम से भी जानते हैं। और 1984 के आसपास में यामाहा ने एक और बाइक लॉन्च करी जिसका नाम रखा गया यामाहा RX 100। तो ये दो ऐसी 2 स्ट्रोक बाइक है जिसने 80s के ज़माने में एक तहलका सा मचा के रख दिया, और जिसने सारे ब्रांड्स को पीछे कर दिया था। क्योंकि भले ही 2 स्ट्रोक इंजन था, बट परफॉर्मेंस इतना ज़्यादा तगड़ा था ना कि हर कोई उसके पीछे क्रेजी था। आज भी लोग इन 2 स्ट्रोक इंजन के पीछे इतने पागल है, दीवाने हैं। जिनके पास है वो उसको रिस्टोर करके अपने पास रखते, बेचने के लिए रेडी नहीं है। जिनके पास नहीं है उन्हें इन दोनों बाइक्स को अपने कलेक्शन में ऐड करना है। मैं भी उनमें से हूँ, मेरे पास नहीं है, तो मैं चाहूँगा कि फ्यूचर में जाके वो बाइक मेरे कलेक्शन में आ जाए। बट कहीं ना कहीं अच्छी चीज़ों के साथ थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ता है। जैसे RX 100, RD 350 परफॉर्मेंस तो बहुत अच्छी थी, बट मेंटेनेंस के हिसाब से, माइलेज के हिसाब से वो थोड़ी पीछे हो गई, जिसकी वजह से CD 100 का जो सेल्स था वो बढ़ गया। बट वो इतना ज़्यादा मार्केट में सस्टेन नहीं कर पाई, क्योंकि तब तक दूसरे ब्रांड्स भी आते गए और कैप्चर करते गए मार्केट को। फिर जैसे जैसे टाइम बीता, 1994 में हीरो होंडा ने एक बाइक लॉन्च करी जो कि थी ये हीरो होंडा स्प्लेंडर। और इस बाइक की लॉन्च होते ही जो हीरो होंडा का जो एक नाम है वो एक अलग ही लेवल पे चले गया। उसका जो सेल्स है वो भी एक अलग ही लेवल पे चले गया, क्योंकि इस बाइक ने जो बाइकिंग इंडस्ट्री है इंडिया में उसका एक फेज ही चेंज कर दिया था पूरी तरह से। और जब से ये बाइक लॉन्च हुई है 1994 से लेके आज तक, इन 30 सालों में ना इसकी सप्लाई में कमी आई है, ना इसकी डिमांड में कमी आई है। हालांकि बहुत सारे चेंजेस आए, तो टाइम एंड ट्रेंड के हिसाब से वो चेंजेस करना बहुत ज़रूरी है। जैसे
एमिशन नॉर्म्स चेंज होते हैं तो इंजन में अपग्रेड, जनरेशन चेंज हो रही है तो डिज़ाइन पर्सपेक्टिव के हिसाब से वो चेंजेस होना ज़रूरी है। फिर फीचर्स थोड़े ऐड ऑन करने पड़ते हैं। तो कितने भी चेंजेस आ गए, कितना भी अडेप्टेशन हो गया, बट जो एक चीज़ में कभी कभी नहीं आई वो था इसकी तरफ अटैचमेंट। आज भी लोग इस बाइक के पीछे इतना अटैच है ना, और आज भी जो लोग 100 सीसी या 125 सीसी बाइक लेने की सोचते हैं वो इस बाइक को पहला प्रेफरेंस देते ही हैं और इस बाइक को कंसिडर भी करते हैं, क्योंकि बाइक में वो सब कुछ है जो आप एक्सपेक्ट करते हो एक कंप्यूटर सेगमेंट बाइक में। तो मैं आपको डिटेल में बताता हूँ कि ये कैसी बाइक है और ये कहाँ से मैं लाया, तो आप बने रहिए। तो ये है 2000 ईयर का मॉडल। इस बाइक को पूरे हो चुके हैं 24 ईयर्स और तब से लेके आज तक ये बाइक वैसे ही परफॉर्म कर रही है जैसे पहले करती थी। ये बिलोंग करती है मेरे सबसे बड़े बाइक को, मेरे कजिन को, जिनका नाम है प्रदीप शर्मा, एंड आई एम रियली थैंकफुल टू हिम कि उन्होंने अपनी बाइक मुझे दी रिव्यू करने के लिए, ब्लॉग बनाने के लिए। हालांकि मैं बहुत टाइम से सोच रहा था कि इस बाइक के ऊपर कुछ बनाऊं, बट कुछ ना कुछ रीज़न की वजह से वो हो नहीं पा रहा था। बट फाइनली मेरे भाई साहब ने मुझे बोला कि धवल बाइक फ्री है, तू ले जा, तू ब्लॉग बना, तू रिव्यू दे, तुझे जो करना है तू कर। तो आई एम रियली रियली थैंकफुल टू हिम। और इस बाइक के साथ मेरी बहुत सारी मेमोरीज जुड़ी है, क्योंकि मैं 11 साल का था जब ये बाइक ली गई थी। आज मैं 35 ईयर्स का हो गया हूँ। तो जस्ट इमेजिन कि मेरा बचपन पूरा इस बाइक के साथ में ही गया है। बहुत सारी मेमोरीज हैं और जब भी इस बाइक को देखता हूँ ना तो मैं अपने बचपन में चले जाता हूँ, क्योंकि मेरे भाई जब इस बाइक पे आए थे पहली बार घर पे, तब मैं अंधेरी में रहता था। तब ये बाइक को देख के मैं इतना खुश हो गया था ना कि नई बाइक है, ब्रांड न्यू शोरूम से आई है बाइक, एकदम टॉप नॉच लग रही है, दिखने में बहुत अच्छी है। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गया इसको देख कर, और मुझे इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा था ना कि मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। क्योंकि वो टाइम ऐसा था ना बचपन में, ज़रा भी समझ नहीं थी कि बाइकिंग क्या होती है एक्चुअल में। मेरे लिए सिर्फ ये था कि एक टू व्हीलर है जिस पे बैठना है और चले जाना है। और जब मैं एज अ पिलियन भी बैठता था इसके ऊपर, तब मुझे 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड भी बहुत ज़्यादा लगती थी। और मुझे ऐसा लगता था कि इस बाइक का परफॉर्मेंस कितना अच्छा है, और सच में ये बाइक ने वैसा ही परफॉर्म किया है। और मेरे बड़े भाई साहब ने भी कभी कभी नहीं छोड़ी, हम जब भी मिलते थे उस पर राइड देते थे और हम लोग को बहुत मज़ा आता था। मैं, मेरे दूसरे कजिन्स हो गए, मेरे भाई हो गए, सब लोग। और सच बात बोलूँ ना, मैं आज जो इस बाइकिंग कल्चर में घुसा हूँ, मैं आज राइड्स करता हूँ, इतना जो बाइक्स के पीछे क्रेजी हूँ, वो सब का जो इंस्पिरेशन है ना वो यही बाइक है। इस बाइक की वजह से मुझे लगा कि नहीं यार, अपने पास एक बाइक होना चाहिए। मैं भी एक बाइक ओन करूंगा, मैं भी चलाऊंगा, राइड्स पे जाऊंगा। पहले इतनी समझ तो थी नहीं कि क्यूबिक कैपेसिटी क्या होती है, सिंगल सिलेंडर, पैरेलल टू एन, इनलाइन फोर क्या होता है, फिर टेक्निकल एस्पेक्ट्स क्या थे, मुझे उससे कुछ मतलब नहीं था। मुझे ऐसा था कि एक बाइक चाहिए, मुझे मुझे बाइक चलानी है और मुझे उसके ऊपर ट्रैवल करना है। अब हालांकि टाइम काफ़ी चेंज हो गया है, ट्रेंड काफ़ी चेंज हो गया है, बट ये जो बाइक है ना ये वैसी की वैसी ही है। पूरा बचपन निकल गया, मेमोरी सारी रिफ्रेश हो गई मेरी। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको एक डिटेल बताता हूँ कि ये बाइक अभी भी इतना अच्छा परफॉर्म क्यों कर रही है और इसमें टेक्निकल एस्पेक्ट्स क्या क्या है, तो आप बने रहिए। तो ये है हीरो होंडा स्प्लेंडर और ये है 2000 ईयर का मॉडल। इसे 24 ईयर्स पूरे हो चुके हैं और ये जो मॉडल है इन पर्टिकुलर, ये टाइप 1 है, 1994 में लॉन्च हुआ था और 2004 तक ये मॉडल था। इसके बाद में एक अपग्रेडेड वर्जन आ गया जिसका नाम रखा गया हीरो होंडा स्प्लेंडर प्लस। ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं थे उसमें, एलॉय व्हील ऐड हो गए थे, हेडलाइट में डिफरेंस था और थोड़े ग्राफिक एलिमेंट्स भी चेंज कर दिए गए थे। बाकी बाइक पूरी एज इट इज़ थी। अगर मैं इसके इंजन की बात करूं तो इसमें आता है एक 97 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर कूल 4 स्ट्रोक इंजन जो जनरेट करता है 7.9 पीएस की पावर 8000 आरपीएम पे और 7000 न्यूटन मीटर टॉर्क 5500 आरपीएम पे। तो ये एक कार्बोरेटेड वर्जन है, 4 गियर्स के साथ में आता है और इसका गियर पैटर्न भी काफ़ी ज़्यादा ईजी है, तो इसको चलाने में बहुत ही ज़्यादा ईजी कर देता था। तो अगर मैं इसके गियर की बात करूँ तो न्यूट्रल सबसे नीचे, बाकी चारों गियर्स ऊपर हैं। इजी मैकेनिज्म, इजी इंजन, चलाने में बहुत ही इजी थी बाइक। तो इसके हिसाब से जो इसका मैकेनिज्म है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। तो अगर मैं बात करूँ इसके फ्यूल टैंक की तो इसमें आता है एक 9.5 लीटर्स का फ्यूल टैंक। और जब ये बाइक ली थी तब 85 टू 90 किलोमीटर्स का एवरेज देती थी। अभी इसका माइलेज थोड़ा कम हो गया है क्योंकि इंजन पुराना हो गया है, इंजन लोड लेने लगा है, तो माइलेज में थोड़ा डिफरेंस आ गया, बट इतना भी कोई डिफरेंस नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा कम दे रही है।
अभी भी 75-80 का माइलेज तो मिलता ही है इस बाइक पे। तो ये लिड है इसका, इसको खोलना पड़ता है। इसके बाद में एक फ्यूल कैप है, वो निकालो, फिर फ्यूल डालो। ये पूरा गाड़ी वाला फंडा है इसमें। अगर मैं इसके स्पीडोमीटर की बात करूँ, बड़ा ही बेसिक सा स्पीडोमीटर है। यहाँ पे आ गया स्पीडोमीटर, ट्रिप मीटर, फ्यूल इंडिकेटर, न्यूट्रल लाइट, पास लाइट, लाइट इंडिकेटर, लेफ्ट इंडिकेटर की इग्निशन। बड़ा ही बेसिक सा स्पीडोमीटर है जो पढ़ने में बहुत ईजी है और समझने में भी बहुत ईजी है। थोड़े स्क्रैचेस आ गए तो आई होप आपको वो दिख रहा होगा। और हैंडल बार की बात करूँ तो अपराइट पोजीशन है, तो इसको चलाने में बहुत इजी है, बहुत कम्यूटिंग में बहुत इजी है और इतना कुछ ज़्यादा तकलीफ नहीं देती है बैक पे। राइट साइड पे ज़रा भी कोई स्विच नहीं है, किक स्टार्ट है ये, तो इसमें इंजन स्टार्ट के बटन नहीं है। राइट में अगर बात करूँ तो इसमें आता है ये, इसका हॉर्न है। यहाँ से लेफ़्ट राइट टर्न इंडिकेटर है ये। यहाँ से चालू होती है इसकी हेडलाइट। अगर इसको ऊपर कर दो तो हेडलाइट ऑन हो जाएगी, नीचे करो तो बंद। ये हाई लो का ऑप्शन है इसमें। सीट की बात करूँ तो सीट भी काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है, लंबी है, तो आराम से इस पे दो लोग आराम से बैठ सकते हैं। हाइट की बात करूँ सीट हाइट की, तो 760 की सीट हाइट है इसमें, तो एक एवरेज हाइट वाले बंदे के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा सूटेबल है। ये जो कैरियर देख रहे हो आप, ये कंपनी की तरफ से ही है, तो आज तक जो भी मॉडल आता है स्प्लेंडर का उसमें आपको ये कैरियर देखने ही मिलेगा। और अगर मैं इसके नीचे की बात करूँ तो ये यूटिलिटी बॉक्स है। यहाँ पे इसका बैटरी कवर है, वहाँ पे बैटरी आती है, और लेफ़्ट साइड में है इसका फिल्टर पैनल। और ड्रम ब्रेक्स आते थे, डिस्क ब्रेक का ज़माना नहीं था तभी। ज़माना था बट इस मॉडल में ड्रम ब्रेक्स का ही ऑप्शन था। और ये जो एलॉय व्हील आप देख रहे हो ये आफ्टर मार्केट है। पहले इसमें स्पोक व्हील हुआ करते थे, वो स्पोक व्हील निकालने का रीज़न सिर्फ ये था क्योंकि वो रस्टिंग इश्यूज ज़्यादा बढ़ गए थे उसमें, तो उसको रिप्लेस करके ये एलॉय व्हील्स लगाए। और इसमें एक और चेंज हुआ है, वो है ये हेडलाइट का। ये जो आप हेडलाइट देख रहे हो ये है हीरो होंडा स्प्लेंडर प्लस की। इसके पहले जो स्टॉक हेडलाइट थी इसकी वो टूट गई थी, फिर उसमें राउंड शेप हेडलाइट लगाई थी, फिर वो थोड़े टाइम तक थी, उसके बाद में उसमें मज़ा नहीं आ रहा था, तो उसको फिर चेंज करके हीरो होंडा स्प्लेंडर प्लस का हेडलाइट लगा दिया था। बाकी बाइक चलने में ओवरऑल बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, हमेशा से अच्छा परफॉर्म किया है बाइक ने। और ये जो आप एलिमेंट देख रहे हो, जैसे ये कैरियर हो गया, ये सारी गार्ड हो गया, और ये लेग गार्ड हो गया, ये सारा कंपनी फिटेड है, ये सारा स्टॉक है। तो ये पूरी बाइक स्टॉक कंडीशन में, एलॉय व्हील और वो हेडलाइट पैनल को छोड़ के बाकी पूरी की पूरी जो बाइक है प्रॉपर स्टॉक कंडीशन में है। ओरिजिनल पेंट है, ओरिजिनल पार्ट्स है, ये दो चीज़ के अलावा बाकी और कुछ रिप्लेस हुआ नहीं है। बाइक पुरानी हो गई है, इसके लिए थोड़ी कंडीशन ऐसी लग रही है। हमने सोचा था कि इसको रिस्टोर करें, बट अभी वो जो ओनर है, जो मेरे बड़े भाई हैं, उनके ऊपर डिपेंड करता है कि इसको रिस्टोर करना है या इसके साथ क्या करना है। मुझे तो लगता है कि वो इसे अभी अपने पास ही रखेंगे, इसको बेचेंगे नहीं, क्योंकि ये उनकी पहली बाइक थी। इस बाइक के साथ उनकी बहुत सारी मेमोरीज है और बहुत जगह पे गए भी हैं वो, तो कहीं ना कहीं वो एक फैक्टर भी है। उनको देख देख के मैं भी सीखा हूँ कि एक बाइकिंग क्या होती है, ट्रैवल करना क्या होता है। तो ओवरऑल बाइक कुछ इस तरह से दिखती है। बाकी अगर मैं बात करूँ तो ड्रम ब्रेक के इधर थोड़ा रस्टिंग हो गई है, यहाँ पे भी थोड़ी रस्टिंग आप देख सकते हो। अभी जो फिलहाल जो प्रॉब्लम आ रही है ना इस बाइक में, वो है इसका सस्पेंशन का। ये साइड का सस्पेंशन जाम हो गया है, तो चलाने में थोड़ा संभालना पड़ता है, क्योंकि जब ब्रेकर आता है तो बम्प करती है आगे से, तो वो एक संभालना पड़ता है। बाकी उसके अलावा बाकी काफ़ी अच्छा चल रही है। एक किक में बाइक स्टार्ट हो जाती है, ऐसा नहीं कि किक मारते रहो, ऐसा कुछ नहीं है। बाइक एक किक में स्टार्ट हो जाती है आराम से, और फिर जब चलती है ना तो बड़ा ही स्मूथ तरीके से चलती है। हल्का हल्का वाइब्रेशन हो रहा है बट वो मैनेज कर सकते हैं हम लोग। तो कुछ इस तरह से है बाइक। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं अपना हेलमेट सेट करता हूँ, कैमरा लगाता हूँ, और मोटो ब्लॉग करते हैं। चलाता हूँ मैं बाइक को और बताता हूँ कि किस तरह से परफॉर्म कर रही है बाइक। तो मैं अभी निकल पड़ा हूँ इस लेजेंडरी बाइक पे, और इस बाइक ने ज़रा भी तकलीफ नहीं दी स्टार्ट होने में। सिंगल किक पे बाइक स्टार्ट हो गई, और अगर इसे कोल्ड स्टार्ट करना भी पड़ता है तो कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपल सी टेक्निक है। चौक खींचो, दो किक मारो, तीन किक मारो, और बाइक चालू हो जाती है। उसके बाद तो ये फिर बहुत अच्छे से रिस्पॉन्ड करती है। तो इस बाइक को चला के मेरी जितनी भी पास्ट मेमोरीज़ है ना, वो सारी रिफ़्रेश हो गई है। क्योंकि जब मैं लाइसेंस के लिए एलिजिबल हुआ और मेरे हाथ में लाइसेंस आया, तब मैंने इसी स्प्लेंडर के ऊपर बाइक चलाना सीखा।
हालांकि मैंने सबसे पहले एक्टिवा सीखी थी जो कि एक नॉन गियर स्कूटर है, बट उसके बाद में मैंने स्प्लेंडर चलाई। इसमें मैंने अपना हाथ साफ़ किया और प्रॉपर्ली समझ के लिया कि गियर वाली बाइक कैसी होती है, उसको कैसे चलाना है, गियर कब चेंज करना है। तो वो सारी चीज़ें मैंने समझ के ले ली। फिर बाद में मैंने खुद ही बाइक ख़रीदी। फिर उसके बाद जो ट्रैवल करना शुरू किया वो आज तक वैसा का वैसा ही है। और जो मेरा बाइक्स की तरफ जो क्रेज़ है ना, वो और बढ़ता गया। तो मेरा जितना भी जो इंस्पिरेशन है ना बाइक के पीछे, बाइक चलाने के पीछे, वो पूरा क्रेडिट जाता है इसी स्प्लेंडर को। और बाइक आज भी बहुत अच्छे से चल रही है, बहुत अच्छे से रिस्पॉन्ड कर रही है। ऐसा नहीं है कि बंद पड़ रही है या किसी भी तरह की तकलीफ़ दे रही है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं ना अपना कैमरा एंगल चेंज करता हूँ और आपको एक दूसरे पर्सपेक्टिव से बताता हूँ कि ये बाइक चलने में कैसी दिखती है और कैसा परफॉर्म कर रही है। और आपको वो पर्सपेक्टिव काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो आप बने रहिए इस व्लॉग में। मैं अपना कैमरा एंगल चेंज करता हूँ और आपको एक दूसरा पर्सपेक्टिव बताता हूँ। तो ये है वो दूसरा पर्सपेक्टिव जिसमें आप देख सकते हो कि बाइक किस तरह से दिख रही है। अगर ये रिस्टोर हो जाएगी अच्छे से तो ये बाइक और चमकेगी, नई नवेली जैसी हो जाएगी। अगर आप देख सकते हो इसका जो साइलेंसर है वो अभी भी अच्छी कंडीशन में है। हालांकि जो थोड़े पार्ट्स है वो रस्टिंग हो रहे हैं, बट उसके अलावा ज़रा भी तकलीफ़ नहीं है। बाइक चलाने में बहुत कंफर्टेबल है, अपराइट राइडिंग पोजीशन है इसका। इंजन में हल्का सा वाइब्रेशन है क्योंकि बाइक पुरानी हो चुकी है। 24 ईयर्स बहुत बड़ी बात होती है एक बाइक को सस्टेन करना, और मेरे भाई ने इसे बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखा भी है। गियर चेंज करने में मुझे थोड़ी तकलीफ़ हो रही है। जब मैं थर्ड से फोर्थ पे जाता हूँ, यानी कि टॉप गियर पे जाता हूँ, तब वो जर्क फील हो रहा है। बाकी जब डाउन शिफ्ट करता हूँ तो उसमें ज़रा भी तकलीफ़ हो नहीं रही है। जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है उसका ये अभी फ्रंट सस्पेंशन का, क्योंकि फोक ऑयल नहीं है ज़रा भी और वो जाम हो गया है। तो इसकी वजह से मुझे स्पीड ब्रेकर पे, पॉट होल पे बड़ा संभाल के चलाना पड़ रहा है, क्योंकि अगर मैं स्पीड में आऊँगा तो बाइक आगे से उठती है। ब्रेकिंग इतनी एफिशिएंट नहीं है क्योंकि ड्रम ब्रेक है, बट इतना भी ख़राब नहीं है कि गाड़ी रुकेगी नहीं। और 40-50 पे क्रूज़ करने के लिए बहुत अच्छी बाइक है। हालांकि इसकी जो टॉप स्पीड है वो 90 किलोमीटर्स पर आवर की है। तो मुझे तो बाइक चलाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड कर रही है। पहले जैसी तो नहीं है बट लेकिन काफ़ी अच्छे से रिस्पॉन्ड कर रही है बाइक। आई होप आपको ये जो व्यू है, ये जो एंगल है, देखने में मज़ा आ रहा होगा और आपको समझ में आ रहा है कि ये बाइक किस तरह से दिख रही है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। तो मैं अभी अपने कज़िन को बाइक हैंड ओवर करके आ गया हूँ और मेरे अभी नानिकेत और यहाँ पे है रंजीत। ये दोनों ने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करी है आज व्लॉग शूट करने में। मुझे एक्चुअली एक रनिंग शॉट लेना था बाइक चलाते हुए, तो मेरे एक बोलने पे दोनों आ गए। और आपने मेरे पहले वीडियो में भी देखा होगा, पहले व्लॉग्स में भी देखा होगा कि दोनों हमेशा रेडी रहते हैं मेरे लिए। सो आई एम रियली थैंकफुल टू बोथ ऑफ देम। तो ऐसे दोस्त साथ में होना चाहिए कि आपके बोलने पे आ जाए, और मुझे भी लेने भी आ गए। अभी मैं जा रहा हूँ घर पे, तो मैंने बोला कि चलो, हमें पास गाड़ी नहीं है तो ये लोग आ गए थे लेने के लिए। तो आज के लिए इतना रखते हैं। आपको ये व्लॉग कैसा लगा, आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप प्लीज़ मुझे बताइए। एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन जो आपने लास्ट वीडियो में जो इतना अच्छा रिस्पांस दिया उसके लिए। सो एज ऑलवेज, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।